हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा ये फोर्थ पार्ट ईआर मॉडल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मॉडल ये है, ये हमारा रिलेशनशिप बताता है किसका, सिर्फ एंटिटीज़ का, कि एंटिटी किस टाइप के एंटिटीज़ जो हैं होंगे वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशन बनाएगा। तो इसमें जो है कई सारे एंटिटीज़ होंगे, वो सभी एंटिटीज़ अलग भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं। अब जो एंटिटीज़ हैं वो कौन से एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है, ये सब हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर ही आता है। और इसमें हम पढ़ेंगे एंटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ जो है एंटिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए ईआर मॉडल का मतलब, और इसे हम जो है एंटिटीज़ को एक डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो डिज़ाइनर है, डेटाबेस डिज़ाइनर है, उसको आसानी से समझ आ सके क्या चीज़ है इसमें, और जो यूज़र है उसे भी समझ में आ सके इसके अंदर डेटा जो है उसको कैसे एक्सेस करनी है, ठीक है। देखिए, एन एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पीपी चैन इन 1976 टू फैसिलिटेट डेटाबेस डिज़ाइन। अब ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है ये पीपी चैन ने 1976 में डेवलप किया था, ठीक है, डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय में, ओके। AR model is an effective and standard method of communication amongst different designers, programmers and end user who tend to view data and its use in different ways। देखिए AR मॉडल जो है एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है डिज़ाइनर को समझने के लिए। जो है जो डिज़ाइनर है जिसने डिज़ाइन किया है डेटाबेस को, वो इस ईआर मॉडल के द्वारा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसका जो रिलेशंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो किस टाइप का है, वो आसानी से समझ जाते हैं। किसकी वजह से? ईआर मॉडल की वजह से, क्योंकि ये डायग्रामेटिकली इसको ये ईआर मॉडल क्या होता है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका एक डायग्राम होता है, जैसे एंटिटी का डायग्राम अलग होता है, एट्रीब्यूट्स का डायग्राम अलग होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, अब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, and user who tend to view data and its use in different ways. It gives precise understanding of the nature of the data and how it is used by the enterprise। अब एंटरप्राइज जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कह रहा है कि आप एक डेटाबेस तैयार करो। तो डेटाबेस तैयार करते समय जो हम ईआर मॉडल का सहारा लेते हैं, ठीक है। ईआर मॉडल क्योंकि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके उसका जो डेटा का जो एंटिटी है वो एट्रीब्यूट्स के साथ जो रिलेशनशिप बनाएंगे हम, वो डायग्रामेटिकली बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें भी जो प्रोग्रामर है, जो डिज़ाइनर है, वो अच्छा आसानी से उसको समझ सकता है, ठीक है। और उसको और अच्छी तरीके से उसको स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का और अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, ओके। और ये जो हमारा जो यूज़र्स हैं, जो यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस सिस्टम को, उनके लिए भी आसान हो जाता है इसको एक्सेस करना, ठीक है। इसमें बस यही सब चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में। अब हम आगे चलते हैं। देखिए डेफिनेशंस। एंटरप्राइज का मतलब हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन कह लो इसको, ओके। मतलब ये एक मालिक है, मतलब कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, समझ लो कोई एक बहुत अमीर आदमी है, वो कह रहा है कि मुझे ये डेटाबेस सिस्टम बना के दो। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो ये एंटरप्राइज़ दे रही है, ठीक है। ये एंटरप्राइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे बस इन्वेस्ट करेगी और ये ऑर्डर देगी कि आपको किस टाइप का डेटाबेस बनाना है, बस ये आपको बताएगी। बाकी काम तो कौन करता है? प्रोग्रामर करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। और उसका जो मैनेजर होता है वो सब इसको संभालते हैं, ठीक है। तो ये एंटरप्राइज जो होगी एक बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बस ये एंटरप्राइज ही बस जो ऑर्डर देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सच, ठीक है। सच एज बैंक, ए यूनिवर्सिटी, ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ए हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई सभी मालिक हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का।
जैसे मान लो हॉस्पिटल वाले, तो हॉस्पिटल वाला कोई एक आदमी होगा, वो वो चाहता होगा कि हॉस्पिटल का एक डेटाबेस तैयार करो कि इसमें सारे जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, जो ठीक हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड अलग हो, और जो अभी करेंटली मतलब एडमिट है उनका रिकॉर्ड अलग तैयार करो। मतलब ये है कि वो चाहता है, हॉस्पिटल का जो ओनर है वो चाहता है कि हॉस्पिटल के लिए एक डेटाबेस तैयार करो। तो वो हमारा जो ओनर जो है हॉस्पिटल है, वो एज अ एंटरप्राइज की तरह काम करेगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। एंटिटी, एंटिटी हम पढ़ना है, इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर आपको और डिटेल में समझना है, सही से समझना है, और आपको समझना भी पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो बनाया है इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन जड़ है, जो मेन वीडियो है, वो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो है। ठीक है, उन दोनों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आगे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो आप। ओके, अब देखिए एंटिटी क्या होती है। एन एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को एंटिटी कहा जाता है। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी हो गई ना। उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका एज हो गया स्टूडेंट की, एड्रेस हो गया, उसका फ़ोन नंबर, उसकी स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। जो स्टूडेंट एज, नंबर, एड्रेस, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। और जो स्टूडेंट है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो एंटिटी हो गई हमारी। ओके, एंटिटी से मतलब समझ चुके आप क्या है। अब चलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको उसी में बता दिया, आप समझ सकते हो। जैसे एक हाउस है, ठीक है, ए हाउस कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स साइज, कलर, एज एंड सराउंडिंग्स। एक हाउस क्या है हमारा, हाउस नाम जो है हमारा, वो एक मान लो आप, मान लो क्या, हाउस जो होता है वो हमारा एक एंटिटी हो गई। हाउस के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन से होंगे, उसका साइज़ कैसा है, हाउस का साइज़ कितना बड़ा है, कितना उसका कलर क्या है, और कितने साल हो गए उस हाउस को बने हुए, उसके अगल बगल में क्या क्या है चीज़ें हैं हाउस के। ठीक है, तो ये जो उसका साइज़, कलर, एज, ये सब क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, जिसके बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक जिसका बताया जाए उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया, एट्रीब्यूट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। इन अदर वर्ड्स, एवरी एंटिटी हैज़ सम बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट कैरेक्टराइज इट इजी। एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने वही बताया जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हर एंटिटी की एट्रीब्यूट्स होता ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एट्रीब्यूट्स के बिना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं ना, उस सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो डेटाज हैं सारे, विदाउट एट्रीब्यूट्स के आप समझ नहीं पाओगे उसमें वो जो डेटा है किस चीज़ का डेटा है। जैसे अगर कोई डेटा है किसी में मान लो 42 है, ठीक है, और 13 है, तो ये जो डेटा है विदाउट एट्रीब्यूट्स के आप इससे समझ नहीं पाओगे ये 42 है क्या। ठीक है, अगर उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे एट्रीब्यूट्स में लिखा होगा कि एज, तो एज से आप समझ गए होगा ना कि उस हाउस की जो एज है 42 है। तो एट्रीब्यूट्स का होना भी ज़रूरी है, जिसके जो डेटा के बारे में बताता है वो डेटा किस टाइप का है। ओके, वो हमारा एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। डेटा वैल्यू। अब डेटा वैल्यू वही चीज़ होगी जो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू, जो डेटा होगा, जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसी को हम डेटा वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, स्टूडेंट की एज, एज तो जो है हमारा वो एट्रीब्यूट्स हो गए। उस एज के अंदर जो वैल्यू है, जो डेटा है, जैसे 42, 19, 18,
किसी स्टूडेंट की एज 18 है तो 18 जो वैल्यू है वही हमारा डेटा वैल्यू कहलाता है। ओके, अब जैसे इन्होंने देखिए टेबल के माध्यम से एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ के बता रखा है। कस्टमर है, कस्टमर हमारा एंटिटी हो गया। अब कस्टमर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आएंगे क्या क्या आएंगे, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, ये सब क्या होगा, एट्रीब्यूट्स हो गए। और जो कस्टमर का नाम के अंदर जो नाम है, जो वैल्यू है, जो डाटा है, उसे हम डाटा वैल्यू कहेंगे। जैसे सुमित, ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, अब आप इसको अच्छे से समझ चुके हो। अगर हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ ईआर मॉडल। अब ईआर मॉडल का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सा है, बस देखिए, ईआर मॉडल इज़ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल दैट व्यूज द रियल वर्ल्ड एज एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप। जो एंटिटीज़ और एंटिटी है उसके साथ जो रिलेशनशिप, जिस एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप है, वही चीज़ हमारा जो ईआर मॉडल आता है। ईआर मॉडल का मतलब यही होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, और ये जो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कहलाता है, क्योंकि ये जो रिलेशन बनाता है ये कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाता है कि कौन सा जो एंटिटी किस टाइप के डेटा के साथ रिलेशन बना रहा है, वो हमारा कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्चुअल डेटा में हम इसको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है, वो पहले से कॉन्सेप्ट लगा देता है कि कौन से टाइप का एंटिटी जो है, कौन से टाइप का डेटा, ये सब के साथ रिलेशन बनाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कहलाता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ ईआर मॉडल का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो यूज़र है या फिर जो डिज़ाइनर है उसको आसानी से जो है उसको समझ अंडरस्टैंडेबल बनाना, मतलब वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, वो कैसे, देखिए, जैसे एंटिटी को हम जो रेक्टेंगल शेप में जो होता है उसे हम एंटिटी कहते हैं, और जो रिलेशनशिप का जो सिंबल है वो हम डायमंड शेप कहते हैं। ठीक है, जिसे आप रोम्बस भी कह सकते हो, या फिर डायमंड इस आप मान लीजिए, रोम्बस तो अलग होता है थोड़ा। तो देखिए, ये आप ये जो डायमंड शेप है, ये जो रिलेशनशिप को बता रहा है, और ये जो एट्रीब्यूट्स है ये हमारा ओवल शेप में है, मतलब अंडा आकार का है। ठीक है, तो एंटिटीज़ जो है रिलेशनशिप एट्रीब्यूट, अब कोई एंटिटी है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट का जो एंटिटी है वो हमारा इसमें आएगा रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, और जो एट्रीब्यूट है उसमें मान लो एज है, एज स्टूडेंट की एज, और जो रिलेशनशिप है मतलब जो कनेक्ट कर रही है उसको, वो हमारा डायमंड शेप के माध्यम से उसको हम बताएंगे। इन तीनों का यूज़ करके ईआर मॉडल हमारा तैयार होता है। ठीक है, ऐसे आप एग्ज़ाम में शो कर सकते हो। अब एडवांटेज क्या है ईआर मॉडल का, देखिए, ईआर मॉडल इज़ यूज टू इन डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोई प्रोग्रामर है जो डेटाबेस डिज़ाइनर है वो इसका यूज़ करता है। ठीक है, ये आपको एडवांटेज में ऐसे लिखना है। और इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स एंड यूज़र हु टेंड टू व्यू डेटा एंड इट्स यूज इन डिफरेंट वेज। और जो है अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करता है कौन, डेटाबेस डिज़ाइनर, प्रोग्रामर्स, जो डेटाबेस सिस्टम को जो डिज़ाइन कर रहा है ना, वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड है, ताकि वो जो कम्युनिकेट कर सके किसी डिज़ाइनर के साथ कि हाँ ये इसको ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ईआर मॉडल के माध्यम से उनका जो काम है वो आसान हो जाता है, प्रोग्रामर्स के लिए, डेटाबेस डिज़ाइनर्स के लिए, और जो यूज़र्स हैं उनको भी ये डेटा जो है समझ में आ जाता है, स्ट्रक्चर जो है समझ में आ जाता है। ओके, ईआर मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेटा एंड हाउ इट इज़ यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज के द्वारा उस कैसे यूज़ किया जा रहा है उस डेटा को, ये ईआर मॉडल के माध्यम से अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, क्योंकि ईआर मॉडल हमें डायग्रामेटिकली शो करके इसको अच्छे से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, यूज़र भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं वो भी इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं इससे। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर DBMS, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी यूजफुल इन मैपिंग मीनिंग्स
easy to understand, conversion of ER diagram to database and vice versa is very easy। मतलब जो है इसमें आप जो अपने तरीके से बना के भी आप इसमें लिख सकते हो 2-4 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामर्स के लिए भी और यूज़र्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों है बेनिफिशियल? क्योंकि ये एंटिटी और ये जो एट्रीब्यूट्स रिलेशंस जो है इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके डेटाबेस तैयार करना, डिज़ाइन करना बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बना देता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है देखिए, चांस ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके लॉस होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये है कि इसमें आप लिमिटेड मात्रा में रिलेशनशिप बना सकते हो। जैसे कुछ एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उनके ही बस रिलेशंस बना सकते हो किसी एट्रीब्यूट्स के साथ। इसमें आप ज़्यादा बनाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, अभी देखिए, नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डेवलपिंग एन ER डायग्राम, लिमिटेड कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं देखिए, ये ध्यान से, ये मेन टॉपिक है, ओके। एग्ज़ाम में आता है कि एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन, और ये आपका 8 मार्क्स या 16 मार्क्स में भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट्स के कितने कितने टाइप्स हैं। देखिए 5 टाइप्स के हैं। पहला देखिए क्या है, सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जिसे कहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, एन एट्रीब्यूट्स विच हैव ए सिंगल वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी इज नोन एज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी, एम्प्लॉई नाम का कोई एंटिटी है, ठीक है, उस एम्प्लॉई की जो एज है, ठीक है, वो हमारा किस में आता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में आता है, क्योंकि एज कभी भी दूसरे पार्ट में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एज तो एज ही रहेगा, उसका एज जो है सेम रहेगा, ठीक है। उस एज को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो जो एज है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। और मल्टी वैल्यूड में क्या है देखिए, एन एट्रीब्यूट्स विच हैव सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द सेम एंटिटी इज नोन एज वैल्यू मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, कलर्स फॉर ए कार एंटिटी। अब ये कार एंटिटी है, ठीक है, उसका जो एट्रीब्यूट है कलर है, ठीक है। उस कलर के अंदर कई सारे कलर्स हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। तो ये जो कलर्स है ये हमारा किस में आएगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में आ गया, ठीक है। इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं, कलर्स भी कई टाइप के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। ये हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाता है, ओके। अब कंपोजिट वर्सेस सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक हो गया कंपोजिट और एक हो गया सिंपल या फिर एटॉमिक कह लो, ओके। द एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। जो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट का मतलब होता है डिवाइड करना, और मतलब और फैला देना, ठीक है, उसके और भी पार्ट्स निकल आना, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय एंटिटी एज शोन इन फिगर, सेक्टर नंबर, हाउस नंबर। अब देखिए, एक एड्रेस एंटिटी हमारा जो एट्रीब्यूट है, एड्रेस, मान लो कोई स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, ठीक है, उस स्टूडेंट का जो एड्रेस है, उस एड्रेस हमारा एक एट्रीब्यूट है, इतना तो पता होगा आपको, एड्रेस हमारा एट्रीब्यूट है ना। अब उस एड्रेस को भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे सेक्टर, कौन से सेक्टर में है, कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, उसका पिन क्या है, ये सब जो एड्रेस के ही पार्ट है, तो ये भी हमारा एट्रीब्यूट्स कहलाएगा ना, सब एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे ये हमारे, ठीक है। एड्रेस का सब एड्रेस जो हमारा है, ये जो एड्रेस एट्रीब्यूट्स है उनके सब एट्रीब्यूट्स कौन से, सेक्टर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, ये सब एड्रेस हैं, ठीक है। तो ये जो एड्रेस को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसी को हम कहेंगे कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहेंगे हम इसको, इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट्स।
द एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब सिंपल सी बात है, जो सिंपल होगा, जो एटॉमिक होगा, वो सिंगल एट्रीब्यूट है, वो डिविजिबल ना हो। उसी जैसे एज हो गया, एज ऑफ ए एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का जो एज है, एज हमारा क्या एट्रीब्यूट है, तो उस एज को हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एज तो सिंगल ही रहेगा ना एज, ओके। तो एज जो डिविजिबल ना हो उसे हम कहेंगे सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ओके। स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में क्या है, एन एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स। कोई दूसरे एट्रीब्यूट्स के द्वारा डिराइव करना उस एट्रीब्यूट्स को, उसी को हम कहेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ओके। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टुडेज डेट एंड बर्थ ऑफ द सेम एम्प्लॉय एंटिटी। कोई एक कोई एम्प्लॉय एंटिटी है, ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ को देख करके उसकी जो एज है वो अनुमान लगाया है, अनुमान नहीं, उसका एज कैलकुलेट किया गया है। तो जो एज कहाँ से निकला है, किसी डेट ऑफ बर्थ को देख करके निकला है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो रहा है, किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स का सहारा ले करके उस एट्रीब्यूट्स को निकालना, उसी को हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ओके, समझ चुके हो। अब हम चलते हैं आगे, एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। अब स्टोर्ड वर्सेस मतलब स्टोर्ड एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव ना हो उसे हम कहेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। मतलब वो पहले से स्टोर पड़ा है वो एट्रीब्यूट, वो सिंगल ही है। जैसे बर्थ डेट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कोई एक बर्थडे है, बर्थ डेट है, ठीक है, इसको आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ये जो है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कहलाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नल वैल्यू। एन एट्रीब्यूट्स फॉर एन एंटिटी हैज़ नल वैल्यू इफ़ आइदर द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज़ नॉट नोन, या फिर मिसिंग कह लो, नॉट एप्लीकेबल टू दैट एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन डज नॉट हैव एनी डिग्री देन कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट वैल्यू विल बी नल। देखिए, जो नल वैल्यू का मतलब हो गया कि खाली एकदम एम्प्टी है उसका पूरा। जो कोई एक एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, उसके अंदर कोई एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो नल है बिल्कुल, ठीक है, उसी को हम कहते हैं नल वैल्यू, सिंपल सी बात है, ओके। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इफ़ एन एट्रीब्यूट फॉर एंटिटी इज़ बिल्ट यूजिंग कंपोजिट एंड मल्टीपल। अब जो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स है ना, ये दो एट्रीब्यूट्स को मिला करके बना हुआ है, कौन से, कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड। अब कंपोजिट का मतलब समझ रहे हो ना आप क्या होता है, जो कोई एक एट्रीब्यूट है उसको डिवाइड कर देना सब एट्रीब्यूट्स में, उसे हम कंपोजिट कहते हैं, इतना आपको पता है। उसके बाद मल्टी वैल्यूड में होता है कि कोई एक एट्रीब्यूट है, उसके और भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कलर एट्रीब्यूट्स के कई सारे कलर्स हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये हमारा क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। तो इन दोनों को मिला करके हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स बन के तैयार होता है। जैसे देखिए, सच एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन कैन हैव मोर देन वन रेसिडेंस एंड ईच रेसिडेंस कैन हैव मल्टीपल फोन्स एंड एट्रीब्यूट्स एड्रेस फोन फॉर ए पर्सन एंटिटी कैन बी स्पेसिफाइड। अब सिंपल से वही बात है कि एक पर्सन है, उसका जो रेसिडेंस एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस कई एट्रीब्यूट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि कंपोजिट में यही होता है, ठीक है। एड्रेस को और भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और उस एड्रेस में भी जो है उसके जो फ़ोन्स हैं, फ़ोन नंबर है, उसके फ़ोन नंबर क्या है, हमारा एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है उसके कई सारे फ़ोन नंबर है, तो वो क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ओके। तो ये इतना सिंपल था। अब हम चलते हैं एंटिटी टाइप्स। अभी हमने एट्रीब्यूट्स टाइप पढ़े थे, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये सारे आपको कर लेनी है। अब हम चलते हैं एंटिटी टाइप्स। एंटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, वीक एंटिटी टाइप, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। उससे पहले भी आपको समझना है कि एंटिटीज़ क्या, कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखना है। देखिए, 1 एंटिटी टाइप, 2 एंटिटी टाइप, 3 एंटिटी टाइप, 4 एंटिटी टाइप, 5 एंटिटी टाइप, 6 एंटिटी टाइप, 7 एंटिटी टाइप, 8 एंटिटी टाइप, 9 एंटिटी टाइप, 10 एंटिटी टाइप, 11 एंटिटी टाइप, 12 एंटिटी टाइप, 13 एंटिटी टाइप, 14 एंटिटी टाइप, 15 एंटिटी टाइप, 16 एंटिटी टाइप, 17 एंटिटी टाइप, 18 एंटिटी टाइप, 19 एंटिटी टाइप, 20 एंटिटी टाइप, 21 एंटिटी टाइप, 22 एंटिटी टाइप, 23 एंटिटी टाइप, 24 एंटिटी टाइप, 25 एंटिटी टाइप, 26 एंटिटी टाइप, 27 एंटिटी टाइप, 28 एंटिटी टाइप, 29 एंटिटी टाइप, 30 एंटिटी टाइप, 31 एंटिटी टाइप, 32 एंटिटी टाइप,
An entity type is defined as a collection of entities that have the same attributes. For example, employee in a company database. The employee entities share the same attributes, but such entity has its own value for each attributes. एक एंटिटी टाइप का मतलब ये हुआ कि कोई एक एंटिटी है, स्टूडेंट नाम का कोई एंटिटी है, ठीक है, और एक हमारा एम्प्लॉय नाम की कोई एंटिटी है। ओके, अब इन दोनों एंटिटीज़ के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है। वो कैसे? देखिए, स्टूडेंट नाम का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर देखिए क्या क्या है, नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर किस में है? स्टूडेंट नाम के एंटिटी के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब यही एट्रीब्यूट्स सेम जो है एम्प्लॉई नाम के एंटिटीज़ में भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो एंटिटी होगी सेम टाइप के हो गए, समझ रहे हो ना? तो ये जो दोनों जो एंटिटी होंगे वो सेम टाइप के होंगे। इस वजह से इन दोनों एंटिटीज़ के कलेक्शन को an entity type is defined as a collection of entities that have same attribute. For example, employee in a company database. The employee entities share the same attributes, but such entity has its own value. अब जो दोनों एंटिटीज़ हैं उन दोनों एंटिटीज़ के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों तो सेम टाइप के हैं, ठीक है, बट उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके अपने अपने अलग अलग वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ सेम थोड़ी होंगे। कोई स्टूडेंट की जो एज है और जो एम्प्लॉई है, कोई काम कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉई है उसकी एज दोनों अलग अलग होंगे ना, उसकी वैल्यू तो अलग ही होगी, डिफरेंट होंगे, ठीक है, बट एंटिटी की जो एट्रीब्यूट्स हैं दोनों में सेम है। तो इसलिए ये जो एंटिटी के कलेक्शन जो होता है वो हमारा सेम एट्रीब्यूट्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है। उसे हम एंटिटी टाइप्स भी कहते हैं, ठीक है। एंटिटी टाइप उसी को कहा जाता है जो कलेक्शन होता है किसके? सेम एंटिटीज़ के कलेक्शन, सेम एट्रीब्यूट्स होंगे उस एंटिटी के अंदर, उस एंटिटी के कलेक्शन को ही हम एंटिटी टाइप्स कहते हैं। ओके, अब जैसे इन्होंने देखिए एंटिटी टाइप में देखिए एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय नाम का कोई है, नेम, एज और पे, और ऐसा ही स्टूडेंट नाम का भी होगा कोई, नेम, एज, बट पे नहीं है इसमें, पे इसमें अलग है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, बस वो आपको करना है। एग्ज़ाम में भी आप उसको इस तरह से डायग्राम बना के आप अपनी तरीके से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो बुक में है वही छाप दो, ठीक है। आप जो है आपको जो मैंने समझाया है ना उसको आप अपने एग्ज़ाम में उसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, कोई भी नंबर नहीं कटेगा आपका। अब देखिए, एन एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम्स एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इसमें आपको बताया गया है, सही से ध्यान से देखिएगा। अब एंटिटीज़ के, क्योंकि ये चैप्टर ही एंटिटीज़ के बारे में, एंटिटी रिलेशंस के बारे में, तो ये जो एंटिटी है इसको समझना अच्छे से ज़रूरी है। देखिए, एन एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब सबको पता है कि एंटिटी को हम रेक्टेंगल बॉक्स में हम जो है उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बॉक्स क्लोज एनक्लोजिंग द एंटिटी टाइप्स नेम, एट्रीब्यूट नेम्स आर एनक्लोजिंग ओवल्स। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ओवल शेप के अंदर होते हैं, ये भी आपको पता है। ओके, तो इसमें आप डायग्रामेट्रिकली आप एग्जामिनर को शो कर सकते हो। एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम शीट के अंदर आपको ये शो करना होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपको सही नंबर चाहिए तो आपको डायग्राम, बात बात पर डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप टॉपिक है एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का, तो आप सिंपल सा डायग्राम, आपको पता है एंटिटी का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल शेप में, एट्रीब्यूट्स का जो शेप है वो ओवल शेप में। तो सिंपल सा आप जो कोई एक एंटिटी ले लो, स्टूडेंट नाम का ले लो या एम्प्लॉय नाम का ले लो। तो इसमें देखिए एम्प्लॉय नाम का कोई एंटिटी है, ठीक है। उस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आपको नहीं पता? आपको तो पता है क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कि उसकी नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आप अपनी तरीके से उसमें एट्रीब्यूट्स बना सकते हो, सिंपल सी बात है। जैसे इन्होंने नेम, एज और पे बनाया है। एम्प्लॉई जो काम करने वाले हैं उसको पे भी करना होता है, कितना उसका पेमेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप उस आधार पर उसका जो एट्रीब्यूट्स है बना सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जो रिलेशन बना रहा है, जो लाइन के माध्यम से बताया है, ऐसा आपको डायग्राम में बना लेना है।
देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर अटैच टू देयर कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स बाय स्ट्रेट लाइंस एज शोन इन फिगर। जैसे कि एक एम्प्लॉय नाम का एंटिटी है, ठीक है। इस एम्प्लॉय नाम के जो एक एट्रीब्यूट था हमारा कौन सा, नेम, ठीक है। अब नेम के भी कई सारे नेम्स हो सकते हैं, जैसे फादर नेम, मदर नेम और ये एल नेम, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारा फादर नेम, मदर नेम, ये हो गया नेम का कई सारे पार्ट्स हो गए, कई सारे नेम्स हो गए। तो ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ठीक है। ऐसे आप कंपोजिट एट्रीब्यूट को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। और ऐसा ही आपको करना भी है अगर आपको नंबर चाहिए बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए मेन टॉपिक, नेम इज़ कंपोजिट मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स आर डिस्प्ले। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को आप कैसे डायग्राम में बता सकते हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए आपको जो है डबल ओवल शेप बनाना पड़ेगा। जैसे कलर है, कलर के कई सारे कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कलर जो है एक हमारा क्या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसको डबल शेप में आप इसको डबल सर्कल लगा देना एग्ज़ाम में, ठीक है। कार की कलर कई सारे हो सकते हैं, तो कलर हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, उसमें डबल शेप लगा दो, बस सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं एंटिटी सेट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एंटिटी सेट किसे कहते हैं, जो सेम टाइप जिसके एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है, उनके कलेक्शन को, उन एंटिटीज़ की कलेक्शन को ही हम एंटिटी सेट कहते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इन द डेटाबेस एट एनी पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड एंटिटी सेट। इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी टाइप। जैसे कि इन्होंने अभी बताया सेम एट्रीब्यूट्स, जैसे एन एंटिटी सेट इज a set of entities of the same type that share the same attributes or properties। वही बताया है कि जो सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई दो एंटिटीज़ है, ठीक है, दोनों एंटिटीज़ का एट्रीब्यूट्स जो हैं दोनों सेम है, बट वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है, बट एट्रीब्यूट्स सेम है, तो दोनों एंटिटी के कलेक्शन को ही हम कहते हैं एंटिटी सेट, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप, अब एंटिटी के बारे में आप ये भी बता सकते हो कि एक की एट्रीब्यूट्स भी होता है एंटिटी में, कि की का मतलब ही होता है यूनिक। यूनिक मतलब बहुत ही डिफरेंट, सबसे अलग, मतलब वो डिवाइडेड ना हो, उसे हम कहते हैं की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। वी डिफाइन ए की एट्रीब्यूट्स एज एन एट्रीब्यूट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर ईच एंटिटी इन एन एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर इन ए स्टूडेंट एंटिटी टाइप। कोई एक एंटिटी टाइप है, कौन सा, स्टूडेंट नाम का, ठीक है। उसके अंदर जो रोल नंबर है, रोल नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता है वो। तो रोल नंबर क्या है, की एट्रीब्यूट्स है हमारा। जैसे स्टूडेंट नाम का कोई एंटिटी है, उसमें एट्रीब्यूट्स है एक रोल नंबर, नेम, एज, ठीक है। तो रोल नंबर जो है हमारा की एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगे, क्योंकि वो डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं हो सकता है। और एज भी आ सकता है उसमें, बट जो अदर स्टूडेंट है उनकी भी एज जो है सेम हो सकती है, बट जो रोल नंबर है उनकी रोल नंबर दोनों मैच नहीं हो सकता है। तो इसमें जो की है, की एट्रीब्यूट्स उसी को कहेंगे जो बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है, वो किसी दूसरे से मिलता ना हो, उसे हम कहेंगे की एट्रीब्यूट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एज जो है, एज भी तो सबका अलग अलग होता है ना, स्टूडेंट का एज जो है चेंज नहीं हो सकता है, बट इसमें कई सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज तो सेम हो सकती है ना। जैसे कोई एक स्टूडेंट है अजय, कोई दूसरा स्टूडेंट है राहुल, तो दोनों की जो एज है 18 हो सकती है कि नहीं। तो इसमें एज जो है वो की एट्रीब्यूट्स नहीं कहलाएगा, बट जो उसमें रोल नंबर है उसमें उसे हम कहेंगे की एट्रीब्यूट्स, क्योंकि रोल नंबर एक यूनिक नंबर है, ओके। और की एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए नीचे अंडरलाइन लगा दिया जाता है। ध्यान से देखिए, एट्रीब्यूट्स किस में हमें शो करना होता है, ओवल शेप में। ओवल शेप हमने बना लिया रोल नंबर पे। अब रोल नंबर क्योंकि एक यूनिक की है, की एट्रीब्यूट्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन लगा दिया
जिसे हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। की अगर लगाना हो तो अंडरलाइन लगाना पड़ता है। ओके, अब हम चलते हैं। एंटिटीज टू टाइप्स के होते हैं, वीक एंटिटी टाइप एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। अभी हम वीक एंटिटी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एन एंटिटी टाइप दैट डू नॉट हैव एनी की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड वीक एंटिटी टाइप। अब जो वीक एंटिटी टाइप का मतलब यही हो गया कि जिसके की एट्रीब्यूट्स ना हो उसे वीक एंटिटी टाइप कहेंगे, क्योंकि कोई एक एट्रीब्यूट है, जो कोई एक एट्रीब्यूट है उसके पास की नहीं है। की का मतलब हो गया वो यूनिक नहीं है। उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कोई एज है तो एज तो कई बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम हो सकते हैं ना, तो एज जो है हमारा वो वीक एंटिटी टाइप में आएगा। ठीक है, और वीक एंटिटी टाइप को शो करने के लिए हम डबल रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। और जो वीक एंटिटी टाइप को चाइल्ड एंटिटी टाइप भी कहा जाता है, सबऑर्डिनेट एंटिटी टाइप भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि सबऑर्डिनेट एंटिटी टाइप, व्हाट इज सबऑर्डिनेट एंटिटी टाइप, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबऑर्डिनेट तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बट आपको ध्यान रखना है कि वीक एंटिटी टाइप को ही सबऑर्डिनेट एंड चाइल्ड एंटिटी टाइप दोनों ही कहा जाता है, तीनों इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए वीक एंटिटी टाइप का। डिपेंडेंट है, इसमें नेम, सेक्स, एज ये सब हो सकते हैं। कई सारे नेम हो सकते हैं उसका सेम टाइप का, सेक्स भी हो सकता है, क्योंकि मेल तो कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही एज भी कई स्टूडेंट्स के सेम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा वीक एंटिटी टाइप हो गया। इसमें एट्रीब्यूट्स जो होंगे यूनिक नहीं है। ओके, ये डिपेंडेंट वाला जो सिस्टम है, जो एंटिटी टाइप है, इसके अंदर नेम, सेक्स, एज जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके जो एट्रीब्यूट्स यूनिक नहीं है, तो ये हमारा वीक एंटिटी टाइप। हम इसको ऐसे शो करेंगे, आपको एग्जाम में इसी तरह शो करना है। अगर हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप पे, एंटिटी टाइप दैट हैव की एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर एंटिटी टाइप। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप को रेगुलर एंटिटी टाइप भी कहा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप किसे कहा जाता है? जिसके पास की एट्रीब्यूट हो उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे जो यूनिक नंबर है हमारा रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, ठीक है, इसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एज, सेक्स, नेम, रोल नंबर। तो जो रोल नंबर है ये यूनिक है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो रोल नंबर है ये हमारा यूनिक है। ओके, तो जो यूनिक हो और उसके नीचे अंदर हम अंडरलाइन लगा देंगे, वो हमारा की एट्रीब्यूट्स बन जाएगा। उस की एट्रीब्यूट अगर पाया जाता है उस एंटिटी टाइप में, तो हमारा जो वो एट्रीब्यूट्स है, वो जो एंटिटी है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको छोड़ देना। रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप्स विच कनेक्ट एंटिटीज एंड रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डिपेंडेंसीज बिटवीन देम। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है जो कनेक्ट करना, किसी एंटिटीज़ को एट्रीब्यूट्स के साथ कनेक्ट करना, कोई दूसरे एंटिटीज़ को कनेक्ट करना। जैसे कोई एक एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का, कोई दूसरा एंटिटी है एम्प्लॉय, तो इन दोनों का कनेक्शन जो होगा, रिलेशनशिप, उसी को हम कहेंगे, उसके कनेक्शन को। ओके, क्योंकि दोनों का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम टाइप के हैं। ओके, अब जो रिलेशनशिप सेट है, मतलब उनके जो रिलेशंस है, जो सेम टाइप के जो रिलेशंस है, उसके कलेक्शन को ही रिलेशनशिप सेट कहा जाता है। ओके, बस यही है इसमें। आप एग्जांपल में ऐसे शो कर सकते हो, एक एम्प्लॉई है और एक डिपार्टमेंट है। वर्क फॉर मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉई डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तो इनका जो एम्प्लॉई का जो रिलेशन है डिपार्टमेंट के साथ, इसी को ये हमारा क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है ना। एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, क्यों बना रहा है? वर्क, काम करने के लिए बना रहा है। ठीक है, तो
इन ऐसे आप एग्जामिनर को शो कर सकते हो एग्ज़ाम शीट में। ओके, अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। अब जो रिलेशनशिप टाइप है, डिग्री क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप इज नोन एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। जो रिलेशनशिप टाइप जो कितने एंटिटी टाइप्स हैं, ठीक है, उन एंटिटी टाइप्स के जो नंबर्स हैं, कितने सारे एंटिटीज़ हैं, उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। ओके, और बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब हो गया और रिलेशनशिप टाइप ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड बाइनरी। और बाइनरी का मतलब यही होता है कि जिसका 2 डिग्री हो उसे हम बाइनरी कहेंगे, ठीक है। 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है, ये 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप टाइप ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड बाइनरी। फॉर एग्जांपल द वर्क्स फॉर रिलेशनशिप इज़ ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसमें सप्लायर है और एक प्रोजेक्ट है, इसमें 2 ही एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा बाइनरी रिलेशनशिप हो रहा है। और ये सप्लाई जो है काम है हमारा, सप्लाई कर रहा है सप्लायर, और ये पार्ट ये प्रोजेक्ट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो इन कनेक्ट द देयर एंटिटी सप्लायर पार्ट एंड प्रोजेक्ट एज शोन इन फिगर। सप्लायर सप्लाइज द पार्ट टू प्रोजेक्ट्स। रोल नेम्स एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप। तो ये जो हमारा बाइनरी रिलेशनशिप हो गया, जिसके 2 या 2 से कम डिग्री हो, उसी को हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। और टर्नरी रिलेशनशिप का मतलब हो गया जिसके 3 डिग्री हो, उसे हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। ए रिलेशनशिप टाइप ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड टर्नरी। यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, देयर की जगह 3 लिख लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सप्लाई रिलेशनशिप कनेक्ट्स द 3 एंटिटीज सप्लायर पार्ट एंड प्रोजेक्ट। इसमें इस डायग्राम में सप्लायर है, पार्ट है एंड प्रोजेक्ट है, ये 3 जो है एंटिटी है, ठीक है, जो कि सप्लाई का मतलब है काम कर रहे हैं सप्लाई के लिए। तो ये जो 3 टाइप के एंटिटी के जो रिलेशंस है, इन्हीं को हम कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। रोल नेम्स एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप्स ये आप छोड़ दीजिए, बाकी जो करवाना है ना, जो इम्पोर्टेंट है बस वही करना है आपको, ठीक है। अब रिलेशनशिप कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट एंड कार्डिनलिटी रेशो, ठीक है। इसमें रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो मत लिखिए, रेशो लिखना है, RATIO रेशो। ओके, एग्ज़ाम में आ सकता है कि रिलेशनशिप कांस्टेंट के बारे में आप लिखो, तो इसमें आपको पहला जो पार्टिसिपेशन कांस्टेंट है, बस पॉइंट आपको याद कर लेना है। 2 टाइप्स के होते हैं, पार्टिसिपेशन एंड कार्डिनलिटी। तो इसमें हम सिर्फ कार्डिनलिटी रेशो के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन आप छोड़ दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं कार्डिनलिटी रेशो पे। कार्डिनलिटी रेशो फॉर ए बाइनरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टांसेस दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन ए रिलेशन सेट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी रेशोस। इसमें 4 टाइप्स के कार्डिनलिटी रेशो होते हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू 1 एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये पार्टिसिपेशन कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं कार्डिनलिटी रेशो करवा रहा हूँ। ओके, 1 to 1 में क्या है, देखिए ये एक रिलेशनशिप है। कार्डिनलिटी रेशो जो है, हम रिलेशनशिप के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि 1 to 1 एक आदमी से एक आदमी के साथ ही रिलेशन, मतलब एक एंटिटी के साथ ही रिलेशन बनाना, ये हमारा कार्डिनलिटी रेशो कहलाता है, ठीक है। अब 1 to 1 में क्या होता है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपार्टमेंट एंड ए मैनेजर इज़ यूजुअली 1 to 1 एज शोन इन फिगर। अब जो डिपार्टमेंट और मैनेजर के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उसे हम 1 to 1 कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखिए क्योंकि डिपार्टमेंट कोई एक है, ओके, मैनेजर भी कोई एक पर्सन है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाला जो ऑफिसर है, जो प्रोड्यूसर है, जो डिपार्टमेंट का जो मेन आदमी है, जो बॉस है, वो मैनेजर से बात करेगा, तो बॉस जो है वो भी 1 है, ठीक है, एक ही बॉस होता है, मैनेजर भी एक ही होगा। हो सकता है कई सारे मैनेजर हो, बट इस केस में जो है हमारा मैनेजर एक ही है, ठीक है। तो जो बॉस है किसी एक मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है। तो जो बॉस डिपार्टमेंट एंड मैनेजर के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ये 1 to 1 हो रहा है। ओके,
अब इसका जो डायग्राम आप ऐसे भी शो कर सकते हो, डिपार्टमेंट 1 मैनेजर 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो डिपार्टमेंट 2 मतलब बॉस जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसका कोई दूसरा बॉस है, ठीक है, वो दूसरा बॉस जो है किसी दूसरे मैनेजर को हायर करेगा ताकि उसके काम को मैनेज कर सके, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट 2 है वो मैनेजर 2 के साथ बस रिलेशन बना रहा है, ये ध्यान रखना है, मतलब 1-to-1 कॉम्बिनेशन बन रही है दोनों में। ओके, अब हम चलते हैं 1-to-many, द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। अब वन कौन है? एक मैनेजर है, ठीक है, वो कई सारे एम्प्लॉयज़ को, कई सारे वर्कर्स को मैनेज कर रहा है। एम्प्लॉय की जगह आप यहाँ वर्कर भी लिख सकते हो, आपको ये कोई बैन नहीं लगा रखा है आपको कि सिर्फ एम्प्लॉय ही आप लिखोगे, जो बुक में है वही लिखोगे। आप एग्जामिनर को समझाना है कि 1-to-many केस में क्या क्या हो सकता है, आप इसमें अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे मैनेजर है, कोई एक सिंगल पर्सन है, वो कई सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, तो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन बन रहा है इसी को 1-to-many रिलेशन कहेंगे। ओके, और ये जो 1-to-many रिलेशन, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। पहले तो आपको ऐसे ही शो करना है, उसके बाद आप ऐसे शो करना है, आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के ही इसमें नंबर मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। और अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आप उस डायग्राम के हेल्प से कई सारे उसके पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, आपको लिखने की कमी नहीं महसूस होगी। ओके, तो डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 है। मैनेजर 1 एम्प्लॉय 1 को भी हैंडल कर रहा है, एंड एम्प्लॉय 4 को भी हैंडल कर रहा है, और एम्प्लॉय 3 को भी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कोई एक मैनेजर कई सारे एम्प्लॉय के साथ, मतलब कई सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो ये क्या, कौन सा सेप क्या कहलाएगा, कौन सा रिलेशन है ये? 1-to-many रिलेशनशिप कहलाएगा। ओके, मैनेजर 2 भी जो है 3 को हैंडल कर रहा है और 2 को हैंडल कर रहा है, ठीक है, 2 एम्प्लॉय 3 और 2 को, ठीक है। ऐसे अब many-to-one में देखती है, many-to-one नाम से पता चल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड एम्प्लॉय इज many-to-one एज शोन इन फिगर। अब डिपेंडेंट कई सारे हैं, वो किसी एक के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। many-to-one किसी एक के ऊपर डिपेंड है। आप इसमें जो है ना ऐसे भी शो कर सकते हो कि वर्कर्स मतलब डिपेंडेंट, यहाँ पर आप डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट लिख सकते हो, और यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह बॉस लिख सकते हो। ओके, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो। ओके, कोई जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन कहलाएंगे? वर्कर ही तो कहलाएंगे। कई सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किस पर डिपेंड है? बॉस के ऊपर ही तो डिपेंड है, क्योंकि बॉस अगर उनको सैलरी नहीं देगा तो वो जो वर्कर हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, है कि नहीं? तो जो डिपेंडेंट है वहाँ पे आप जो है वर्कर्स भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे के साइड में आप यहाँ पर बॉस लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप? ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे आपको करना है, क्योंकि आपको समझ के करना है, ये नहीं कि जो बुक में वही छाप दिया, ठीक है। many-to-one में यही है कि कई सारे वर्कर्स जो है किसी एक बॉस पर ही डिपेंडेंट हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं मैनी हो गए। many-to-one मतलब कई सारे वर्कर्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंडेंट है, तो इन दोनों रिलेशन को ही हम many-to-one रिलेशनशिप कहेंगे। हम चलते हैं many-to-many में, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, कई सारे काम जो है कई सारे वर्कर्स के द्वारा करना, ये many-to-many में। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। इसमें एम्प्लॉय कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इसमें आप वर्कर भी ले सकते हो, कई सारे वर्कर्स हो। प्रोजेक्ट मतलब काम, वर्क, कई सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, 3, 4, 5, कितने सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे एम्प्लॉयज़ कई सारे काम को कर रहे हैं, तो many-to-many में आ गया ये हमारा। ओके, many-to-many रिलेशनशिप। जैसे एम्प्लॉय 1 जो है प्रोजेक्ट 1 को भी कर रहा है,
प्रोजेक्ट 2 और 3 को भी कर रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉय 2 है वो भी प्रोजेक्ट 1 और 2 को कर रहा है। तो जो कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं कई सारे काम्स को साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो ये मैनी टू मैनी में आता है हमारा। ओके, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो डायग्राम में कि एम्प्लॉय 1 है वो प्रोजेक्ट 1 को कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट 1 है एम्प्लॉय 1 के लिए भी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 1 जो है एम्प्लॉय 2 के लिए भी हो सकता है। ओके, ऐसे आपको शो करना है मैनी टू मैनी में। अब हम चलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, इसको छोड़िए। अब हमारा आता है समरी ऑफ ER डायग्राम नोटेशन। एग्ज़ाम में आ सकता है कि ER डायग्राम के नोटेशंस बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ या नोटेशंस लिखो। तो आपको सिंपल सा ऐसे बनाना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हम ये जो ER डायग्राम है किस चीज़ का होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, ठीक है। तो एंटिटी के बारे में हम पता है कौन से शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में। तो एंटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और डबल अगर रेक्टेंगल बॉक्स है उसको हम वीक एंटिटी टाइप में लिखते हैं। और जो डायमंड शेप है इसे हम रिलेशनशिप टाइप कहते हैं। और डबल डायमंड शेप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप कहते हैं। ओवल शेप को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ओवल शेप के अंदर बार लगा देना मतलब की एट्रीब्यूट्स कहलाएगा ये हमारा, ठीक है। और डबल ओवल लगा दिए तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। ओके, ऐसे ही एक एट्रीब्यूट से कई सारे एट्रीब्यूट्स बन रहा है तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। ओके, और बस इतना कर लीजिए जितना मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है 8 मार्क्स का आपको डायग्राम बनाने का, तो ये सारे जितना बताया मैंने आपको ये सारे डायग्राम बनाना आपको ज़रूरी पड़ जाता है। ओके, ये सारे आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स इन स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग ER डायग्राम। ER डायग्राम को डिज़ाइन करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखिए। आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिक्वायरमेंट बताया है उसके हिसाब से जो है आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट के है, जिसके उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए डायग्राम मतलब उस डेटाबेस को डिज़ाइन किया जा सकता है ER डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटी। अब जो है उसके जो रिलेशनशिप जो बन रहा है एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के बीच में, कई एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिफाई करोगे तभी ना आप उसको डिज़ाइन कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल द एट्रीब्यूट्स फॉर ईच ऑफ द एंटिटी। हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का एट्रीब्यूट है, ताकि आप जो है उसको उसी टाइप के एंटिटी के साथ डायग्राम के माध्यम से रिलेशनशिप डिज़ाइन कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो उसका, ठीक है। फाइंड द की एट्रीब्यूट्स फॉर ईच एंटिटी। हर एक एंटिटी का जो की एट्रीब्यूट्स है वो भी आपको फाइंड करना है कि कौन सा एंटिटीज़ में जो है की एट्रीब्यूट्स है किस में नहीं है। ओके, अब उसमें लास्ट में सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद लास्ट में ड्रॉ द फाइनल ER डायग्राम। बस हमारा ER डायग्राम हम डायरेक्ट बना लेंगे। ओके, ये हमारा ER डायग्राम को बनाने का तरीका। अब हम चलते हैं, जो मैं करवा रहा हूँ बस वही करना है आपको। कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल्स। अगर आ जाता है 16 मार्क्स में आ जाता है कि राइट अबाउट ER डायग्राम, व्हाट इज़ ER डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स ER डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ER डायग्राम से रिलेटेड जो भी मैंने अभी आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो भी चीज़ समझाया है सब कुछ आपको जो है समझ लेना है पहले, ठीक है। जो मैंने वीडियो में समझाया है इसको समझ लेना है, फिर एक एक करके जो एग्ज़ाम के अंदर सारे पॉइंट्स आपको लिखते जाना है, डायग्राम बनाते जाना है। और 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उस हिसाब से उतना आपको लिखते जाना है, ठीक है। उतने पेज में आपको लिखते जाना है। और लास्ट में आप ये कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल्स में ER डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट करके दिखाओ या फिर टेबल से ER डायग्राम बना के दिखाओ, तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। तो ये आपका 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है कन्वर्ट करने का, या फिर 16 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही आसान है।
ये 2 वर्ड में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और ये भी आप समझ जाओगे। और अगर आप समझ जाते हो ना तो 8 मार्क्स 16 मार्क्स तो आपके लिए चुटकियों का काम है, बहुत ही आसान से आप बना लोगे। देखिए अगर आ जाता है कि कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू टेबल गिविंग सम एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसको समझाना चाहते हो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप सिर्फ समझा भी सकते हो। ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम्पल में आप देखिए हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे। और डायग्राम कैसे बनता है मैंने आपको बताया है, एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस को ही मिला करके हमारा जो ईआर डायग्राम तैयार होता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय नाम का एंटिटी है, ठीक है, इसे हम रेक्टेंगल बॉक्स में इसे लिया है क्योंकि ये एक एंटिटी है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स कई सारे हो सकते हैं। एम्प्लॉय के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय नंबर, स्किल है, ठीक है। जो रिलेशन बना रहा है, अब यहाँ पे रिलेशन को हम डायमंड शेप के माध्यम से हम दर्शाते हैं, ठीक है, शो करते हैं इसको डायमंड शेप में। तो ये जो रिलेशन जो कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, रिलेशन को हमने ऐसे बताया है। अब किसको कनेक्ट कर रहा है, दूसरे एंटिटी को रिलेशन रिलेट कर रहा है। कोई एक एंटिटी है एम्प्लॉय, ठीक है, उसको रिलेट कर रहा है किसी दूसरे एंटिटीज़ के साथ, पोजीशन नाम के एंटिटी के साथ, क्योंकि इस एंटिटी के अंदर जो है कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड स्किल है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है इसमें पोजीशन नंबर एंड स्किल है, तो इसमें पोजीशन नंबर जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और स्किल वही का वही है, सेम है जैसा एम्प्लॉय में था स्किल एट्रीब्यूट, ओके। और डेट एंड शिफ्ट ये भी इसमें इंक्लूड है। वो कैसे, इसमें टेबल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक एम्प्लॉय नाम की जो एंटिटी है इसके अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर, नेम और स्किल है, ठीक है। फिर एक ड्यूटी एलोकेशन है जो हमारा क्या है, रिलेशनशिप बना रहा है, जिसमें डेट और शिफ्ट जो है एक्स्ट्रा इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है। ऊपर जो हमारा पहले कौन कौन सा था, एम्प्लॉय नंबर, नेम और स्किल एम्प्लॉय एंटिटीज़ के अंदर, ओके। अब ड्यूटी एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय नंबर 1001 है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय नंबर 1001 है, इसमें पोजीशन नंबर 151 है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना है हमें इसके अंदर टेबल के अंदर, तो हम उसको इस तरह से ऐड करेंगे रिलेशन बना करके, ओके। तो इसमें डेट हो गया, स्किल के जगह यहाँ पर वो है शिफ्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्किल की जगह आप शिफ्ट डाल देना, यहाँ पे गलती से स्किल डाला हुआ है, ठीक है। शिफ्ट 1 2 ऐसे। इसमें ड्यूटी एलोकेशन आ गई। ड्यूटी एलोकेशन क्या है, ये एक और एंटिटी है, ठीक है, जो कि रिलेशन के माध्यम से हमने बताया है। और ये एक और एंटिटी को रिलेट कर रहा है, कौन सा, पोजीशन नाम का। अब पोजीशन में क्या है कि उसका जो पोजीशन है, जो एम्प्लॉय नंबर है, जो नाम है राजीव, मान लो राजीव है कोई या फिर कोई हो, ठीक है, उसका पोजीशन कौन सा है, पोजीशन नंबर हो गया या स्किल हो गया, उसका स्किल और पोजीशन नंबर ये और ऐड करना चाहते हैं हम इस टेबल के अंदर। तो मतलब और भी एंटिटीज़ का सहारा लेते हुए हम इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे करेंगे। अब पोजीशन नाम के में पोजीशन नंबर और स्किल एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, ओके। तो इस डायग्राम से हमने ये टेबल्स क्रिएट कर लिया हमने। ऐसे ही आपको टेबल क्रिएट करना है, बहुत ही आप अपनी लैंग्वेज में आप इसको टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नाम के एंटिटी के अंदर मान लीजिए अभी सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और नेम है, स्किल नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि नेम के बाद स्किल भी ऐड करना है, कोई दूसरा नाम का कोई एंटिटी ले लेंगे आप, ड्यूटी एलोकेशन ले लो या फिर पोजीशन ले लो, चाहे आप किसी भी नाम से का आप एंटिटी ले लो, ठीक है। उस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं
आप उसी एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट्स रखोगे उस पोजीशन के अंदर। जो जो हमारा यूनिक नंबर जो है ना, एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि यूनिक नंबर से ही पहचान होता है उस आदमी का। जैसे एम्प्लॉय नंबर है 1001, ठीक है, इसमें या फिर 1001 कह लो, या फिर आप डायरेक्ट जो है कोई एक एंटिटी ले लो, उसमें स्किल आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की तरह, ठीक है। तो आप जो है कोई दूसरा नाम का कोई मान लीजिए स्टूडेंट नाम का ही मान लो, या फिर पोजीशन नाम का कोई एंटिटी ले लो, उसके अंदर स्किल एट्रीब्यूट डाल दो, ओके। अब वो स्किल जो है उसमें आप डाल दो वेटर, बारटेंडर, बस बॉय, पियोन, बेल बॉय। अब ये जो स्किल डाल रहे हो जो किस किस एम्प्लॉय का है, ये तो आपने शो नहीं किया। तो आपको यहाँ पर पोजीशन नंबर की जगह ना आप यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 1001 क्या है, वेटर है। और एम्प्लॉय नंबर 1002 क्या है, बारटेंडर है, ठीक है। ऐसे आप जो है इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो टेबल के अंदर इस डायग्राम को के माध्यम से। क्योंकि एक एंटिटी है एम्प्लॉय नाम का, इसके अंदर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स है। आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप का माध्यम से कोई दूसरा एंटिटी लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एट्रीब्यूट्स डालने होंगे। अब वो एट्रीब्यूट्स आपको कोई एक नहीं 2 एट्रीब्यूट्स डालने होंगे, क्योंकि जो एक एट्रीब्यूट डालोगे वो किसके लिए डाल रहे हो वो भी एट्रीब्यूट्स आना चाहिए। मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट आपका पहला जो एंटिटी था ना, उसका फर्स्ट एंटिटी का जो एट्रीब्यूट्स है उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट जो है इस एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपको स्किल ऐड करना है इस टेबल के अंदर, अभी यहाँ पे स्किल नहीं है ऐसा मैंने बताया था आपको। अगर यहाँ पे आपको स्किल ऐड करना है तो आपको कोई दूसरा एंटिटी लेना पड़ेगा। अब दूसरे एंटिटी के अंदर आप डायरेक्ट स्किल नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट स्किल लिख देते हो यहाँ पर बिना एम्प्लॉय नंबर लिखे हुए, तो वो जो स्किल है वो किसके लिए वो जो स्किल जो आप लिख रहे हो ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, वो किस किस बंदे के लिए है। हो सकता है कि जो आपका जो एम्प्लॉय नंबर 1003 के लिए हो सकता है वेटर, या फिर बारटेंडर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको एक और एट्रीब्यूट लेना पड़ जाता है एक्स्ट्रा उस एंटिटी के अंदर। जो पहला वाला जो एंटिटी है उसके अंदर जो यूनिक एट्रीब्यूट है उसको उठा लेना पड़ता है। जैसे एम्प्लॉय नंबर यूनिक है तो इसी को जो है एम्प्लॉय नंबर पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पर आप पोजीशन नंबर की जगह पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय नंबर का ये स्किल आपका ऐड हो जाएगा इसमें स्किल के अंदर, ठीक है। मतलब इस एम्प्लॉय नाम के एंटिटी के अंदर ऐड हो जाएगा वो एट्रीब्यूट्स स्किल, ओके। बस यही आपको समझाना था मुझे। आप ऐसे समझा सकते हो एग्जामिनर को, बहुत ही सिंपल है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको आप समझोगे ना, आपको 100% समझ में आएगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ओके। और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, मेरे लिए शेयर करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप शेयर ज़रूर कीजिए, या फिर चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो, या फिर MDU से हो, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू।